हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्मृति कहानी का अगला भाग सुनने वाले हैं। इस कहानी के लेखक हैं श्री राम शर्मा। यह कहानी ली गई है कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 से। बच्चों, अब तक कहानी में हमने देखा कि लेखक जो हैं वह चिट्ठियों को लेकर के पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हैं, लेकिन चिट्ठियाँ कहाँ गिर जाती हैं? कुएं में। और कुएं में कौन रहता है? सांप। अब लेखक उस चिट्ठी को कुएं में निकालने का तरकीब ढूंढने लगते हैं। चलिए कहानी में आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। अक्ल चकरा जाना एक मुहावरा है बच्चों, जिसका अर्थ होता है कुछ भी समझ में ना आना। जब वह नीचे उतरे, सांप फन फैलाकर धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। इसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। घातक चोट कहना यानी जैसे ही लेखक उतरेंगे वैसे ही वह उन पर गहरा प्रहार करेगा। अब उदाहरण देते हुए कहते हैं लेखक, सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैला फैला कर खड़ा होता है और फुकार मार कर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। प्रतिद्वंदी कहने का अर्थ होता है शत्रु। तो यहाँ पर सांप के शत्रु लेखक थे और लेखक के शत्रु सांप। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। लेखक कहते हैं याद रहे कि कच्चे कुएं का जो व्यास होता है वो बहुत ही कम होता है। यदि आप लोगों ने वृत्त पढ़ा होगा तो आपको परिधि और व्यास दोनों पता होगा। आगे कहते हैं कि नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, और वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था। उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता था त्यों-त्यों मेरी एकाग्र चित्तता बढ़ती जाती थी। एकाग्र चित्तता कहने का अर्थ है ध्यान। उनका ध्यान जो है वह एक जगह केंद्रित होते जाता था। मुझे एक सूझ सूझी। सूझ यानी उपाय। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिया। दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। समकोण जो कोण 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं बच्चों समकोण। तो इस प्रकार लेखक जो हैं वह समकोण बनाते हुए लटक रहे थे, पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया था उन्हें। तनिक सूझकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। अब उन दोनों की आंखें चार हुई।
आंखें चार होना यानी एक दूसरे से आंखें मिलना। शायद एक दूसरे को पहचान रहे थे। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा कहने का अर्थ होता है बच्चों आंखों से सुनने वाला। चक्षु यानी आंख एंड श्रवा यानी सुनना। और लेखक यह भी कहते हैं कि यहाँ सांप तो था ही चक्षुश्रवा, वह भी हो गए थे। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी थी। अब देखिए अन्य इंद्रियां काम करना ही बंद कर दी थी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। वह कब किस ओर को आक्रमण करता। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी मुझ पर। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम यानी काल्पनिक कह सकते हैं आप। आगे कहते हैं लेखक कि मनुष्य का जो अनुमान होता है वह या तो मिथ्या होता है या उल्टी होता है, विपरीत होता है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की संभवता प्रतीत हो गई थी। जैसे उन्होंने सांप को देखा वह सब समझ गए थे कि या तो मैं बचूंगा या यह सांप कुछ तो जरूर होगा। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था। अब बहुत ही छोटा सा था वो जगह, वहाँ वो डंडा चलाते भी तो कैसे। लाठी जिसे डंडा कहते हैं, डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था, यानी तोप के सामने खड़ा होना। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे थे। हम दोनों कहने का अर्थ है सांप और लेखक। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए थे। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता, यानी खुद तो मरता ही मरता मुझे भी मार देता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसीलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया था। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर चिट्ठियों को सरकाया जाए। अब जो चिट्ठियाँ सांप की तरफ था, लेखक चाहते थे कि उसे अपनी तरफ सरकाया जाए। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, यानी अब मार भी नहीं सकते थे उसे क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, और दूसरा उन्हें पकड़ भी नहीं सकते थे। बाध्य होकर दूसरा मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुफकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। अब सांप ने उस पर डंडे पर कई बार प्रहार किया। हृदय में कंप हुआ। लेखक डर गए थे और हाथों ने आज्ञा न मानी। अब लाठी भी जो उनके हाथ में थी वह भी छूट गया। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिधक कर। वह डर करके बहुत ऊपर उछल गए थे। उन्हें लगा सांप जो है वह उन्हें काट लेगा। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ है। वह पीव क्या था बच्चों? सांप का विष था। सांप ने जब डंडे पर प्रहार किया तो उसने कई बार उस पर
बिस फेंके। आगे लेखक कहते हैं कि सांप बहुत ही शक्तिशाली था। उसने कई बार डंडे पर चोट किए। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। क्यों लेखक ऐसा कह रहे हैं बच्चों कि वह डंडा अपमानित हुआ? क्योंकि लेखक ने उस डंडे से कई सांपों को मारा था, या कह रहे थे कि वह सांप का उपहास कर रहा था। अब उधर ऊपर फूफू और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूफू और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर पड़ा। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह यानी भाई का प्रेम, ताने वाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। किसकी चीख निकल गई बच्चों? लेखक के छोटे भाई की। छोटे भाई की आशंका बेजान न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से लिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम और आतंक से अपनी ओर को खींच गया और इन सब में सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा बार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है, यानी लेखक कहना चाहते हैं कि जब जीना होता है तो चाहे कुछ भी हो, उसे कोई मार नहीं सकता। तो यहाँ पर कहते हैं कि उन पर किसकी कृपा थी? दैवी कृपा। डंडे के मेरी ओर खींच जाने से मेरे और सांप के आसन बदल गए थे। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए। चिट्ठियों को धोती के एक छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उसे ऊपर खींच लिया। तो देखा बच्चों, जैसे ही सांप उस जगह से हटा, लेखक ने फटाफट उन चिट्ठियों को उठाया और उस धोती में बांध दिया और उनके भाई ने उसे ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि अब डंडा जो था वो उनके हाथ से छूट करके सांप के पास चला गया। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया। उसी के ऊपर बैठ गया था सांप। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसीलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बाद की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। 15 से 20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी। धौंकनी चलना यानी सांसें तेज तेज चलने लग गई थी। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके कि वह कुएं वाले घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़ गए। यानी उससे कहा कि तुमने जो भी देखा है वह किसी से मत कहना। और ऐसा करके लेखक और उनके भाई चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस में डालने के लिए आगे चले गए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई।
सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़ियाँ अपने बच्चों को डहने के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने किस प्रकार लेखक अपने साहस के बलबूते पर उस चिट्ठी को कुएं से बाहर निकाल लाए और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिए। तो ये जो कहानी है स्मृति, ये यहीं समाप्त होती है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आप अपने सुझाव और प्रश्न में कमेंट में अवश्य लिख करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।